हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं हुआ करती थी। जैसे आप देख रहे हैं, जर्मनी एक कंट्री है, इटली एक कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है। ये जो कंट्रीज़ आज आप देख रहे हैं, ये मिड 18th सेंचुरी में 1780 के आसपास कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले रीजनल डायनेस्टिक किंगडम हुआ करते थे। इन्हीं किंगडम के थ्रू राजा अपना रूल चलाते थे। कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं था। दिक्कत ये थी कि कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी, लोगों के अंदर इमोशंस नहीं होते थे, नेशनलिज्म जैसा कोई फोर्स नहीं होता था यहाँ पर। अगर लोगों की कोई नियरेस्ट आइडेंटिटी होती थी तो वो था उनका कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो हैब्सबर्ग एम्पायर की ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल किया करता था, जिसमें बहुत से रीजन इंक्लूड थे, जैसे टायरल, सडेंटलैंड, बोहेमिया। पीपल स्पीक जर्मन एंड इटालियन लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी वे लोग अपने आप को एक नेशन की तरह प्रेजेंट करने लगे और राजा के अगेंस्ट स्ट्रगल मूवमेंट चलाया। इतना सब कुछ डाइवर्सिटी होने के बाद भी लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप हुआ? उस समय में यूरोपियन सोसाइटी दो भागों में बटी हुई थी, एरिस्टोक्रेसी या कंजर्वेटिव और द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स की बात करें अगर हम, तो राजशाही परिवार या जो हायर क्लास को बिलोंग करते थे, राजा या राजा के रिश्तेदार, उन्हें एरिस्टोक्रेट या एरिस्टोक्रेसी क्लास कहा जाता है। ये लोग बहुत अमीर होते थे, साथ ही बहुत ज़मीन भी होती थी, जिसके कारण इन्हें रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेट कहा जाता था। ये फ्रेंच बोलते थे, साथ ही मैरिज से जुड़े रहते थे। ये संख्या में बहुत कम थे। न्यू मिडिल क्लास, जैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो होना स्टार्ट होती हैं तो उनके चलते ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्लास भी ग्रो होती है। कॉमर्शियल क्लास मतलब वो क्लास जो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करती थी, जो ना बहुत रिच थी और ना बहुत गरीब। तो ऐसी क्लास मिडिल क्लास के नाम से जाने लगी। इसमें ज़्यादातर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे। This educated liberal middle class demanded rational unity and opposed the privileges of aristocracy. Educated liberal middle class ने aristocracy को दिए गए privileges को ख़त्म करने की डिमांड की। इन्हीं कारणों से नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई। लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? लिबरल या लिबरलिज्म डेरिव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिब्र मीनिंग फ्री। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्री। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड क्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम दी जाए, साथ ही सभी को कानून के सामने एक समान समझा जाए। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट लोगों की इच्छा से बननी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, साथ ही जनता को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होना चाहिए और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। यूरोपियन सोसाइटी में उस समय ऑटोक्रेसी और क्लैरिकल प्रिविलेजेस थे। लिबरल आइडियोलॉजी के द्वारा ऑटोक्रेसी और क्लैरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाना चाहिए। इन्वॉल्बिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जाए। लिबरल नेशनलिज्म दो पार्ट में डिवाइड है, एक पॉलिटिकल स्फीयर, दूसरा इकोनॉमिक स्फीयर। तो चलिए पढ़ते हैं पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में। पॉलिटिकल स्फीयर, इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स मिले। इसके साथ ही इकोनॉमिक स्फीयर की अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस। मार्केट को फ्री किया जाए, जैसे ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सब काम किया जाए,
सभी को अपनी पोटेंशियल के हिसाब से काम करने दिया जाए। कुछ समय में कुछ चैलेंजेस थे, जैसे डिफरेंसेस इन वेट्स, मीजर्स एंड करेंसी। तो इसके साथ में लिबरल नेशनलिस्ट इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका मानना था कि ट्रेड फ्री होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कस्टम बैरियर्स लगा देते थे या लगे हुए थे। अलग अलग ड्यूटीज़ लगी हुई थी, अलग अलग टैक्सेस लगे थे। डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। जोलब्रियन, प्रुशिया की अलग अलग कॉन्फेडरेशन ने मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाया, जिससे ट्रेड आराम से कर सकें, टैक्स लगाया जाएगा और ट्रेड बैरियर हटा दिए जाएंगे, जिससे ट्रेड इजी हो सके। उस यूनियन का नाम था जोलब्रियन, जो प्रशिया में बनाया गया था। पहले अलग अलग करेंसी को यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में 30 प्रकार की करेंसी में से 28 को ख़त्म कर दिया और सिर्फ 2 करेंसी को बाकी रखा गया। ये सब किसी एक कंट्री में ना होकर पूरे यूरोप में हो रही थी, जिससे लिबरल आइडियोलॉजी बढ़ती जा रही थी। द रेवोल्यूशनरीज, अगर हम रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो 1815 में समय में कंजर्वेटिव के पास पावर वापस आ गई थी, क्योंकि यूरोपियन पावर ने नेपोलियन को डिफीट कर दिया था। साथ ही जो लोग उनके अगेंस्ट थे या उनके खिलाफ जा सकते थे, उनको कंजर्वेटिव्स ने रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे ईयर ऑफ रिप्रेशन भी कहा जाता है। जिसके चलते बहुत से लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। उनको डर था कि अभी एटमॉस्फेयर सही नहीं है, कुछ गलत हो सकता है उनके साथ, जिसके चलते जो भी आवाज़ उठा रहे थे वो सब बंद कर दिया गया। लेकिन उसी समय में एक और फोर्स सामने देखने में आई, जिसे रेवोल्यूशनरीज कहा गया। कुछ लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया। चोरी छुपे रेवोल्यूशनरीज ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए और कंजर्वेटिव रिजाइम के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर भी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी या ग्रुप्स डिवाइड थे, जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे रेवोल्यूशनरीज थे जो छुपकर काम करते थे और रेवोल्यूशनरी ट्रेंड में विश्वास रखते थे। इसी तरह से सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती हैं। जो लोग थे उनको रेवोल्यूशनरीज कहा गया। दे वर कमिटेड टू अपोज मोनार्च एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस। रेवोल्यूशनरीज वियना कांग्रेस को और जो मोनार्च एस्टेब्लिश की गई थी उसको गलत मानते थे और अपोज करते थे। दे फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। इन रेवोल्यूशनरीज में सबसे प्रोमिनेंट नाम था गियुसेप्पे मैज़िनी। तो जानते हैं कि कौन है गियुसेप्पे मैज़िनी। इनका जन्म जिनेवा में 1807 में हुआ था। जिनेवा इटली का एक पार्ट है। इन्होंने धीरे धीरे ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किया और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट की। ये हमेशा ही एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। इन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया और इटली में जो अलग अलग मोनार्च हैं उन्हें डिस्पोज किया, हटाया जाए और एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया जाए जो फीजिबल हो वहाँ के लोगों के लिए। इटली के यूनिफिकेशन का काम किया। आगे हम इटली का यूनिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इटली अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था। मैज़िनी इस तरह से ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं और रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं लिगुरिया में, लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं। तो उनको सेंट टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। इनको देश निकाला की सज़ा दे दी जाती है, क्योंकि इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इसके बाद ही इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाना बंद नहीं किया। ही फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज़ यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बेन। इससे अदर कंट्रीज़ के लोग भी इनसे इंस्पायर हुए और अपनी कंट्री में सीक्रेट सोसाइटी बनाना चालू कर देते हैं। इस तरह से सीक्रेट सोसाइटीज़ का ट्रेंड बढ़ता चला गया और रेवोल्यूशनरीज़ की पावर भी बढ़ती चली जाती है। सभी रेवोल्यूशनरीज़ का एक बेसिक एम होता था मोनार्च को अपोज करना। 1815 के बाद में जो कंजर्वेटिव बढ़ते जा रहे थे उनको इन लोगों से बहुत डर लगता था, क्योंकि ये पीसफुल मैनर को अडॉप्ट नहीं करते थे और इन्होंने कंजर्वेटिव के मन में खौफ पैदा कर दिया था। ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नोशंस टू बी अ नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये अपनी कंट्री का यूनिफिकेशन चाहते थे। इसी थॉट के साथ उन्होंने इटली की यूनिफिकेशन पर काम करना शुरू किया। रेवोल्यूशनरीज़ में
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसके कारण ड्यूक मेटरनिक ने कहा भी है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी। गिसिपी मैजिनी के लिए कंजर्वेटिव्स का सबसे बड़ा एनिमी माना जाता है मैजिनी को। डिवीज़न ऑफ एज ऑफ रेवोल्यूशन या एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में ओल्ड रिजाइम था, मोनार्चिकल फॉर्म थी। यूरोप में किसी भी तरह का रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। पहला इंसिडेंस 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें फ्रांस की मोनार्चिकल फॉर्म का तख्ता पलट कर दिया गया, जिसके बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है। इसके बीच में जैक्विन क्लब आते हैं, चेंजेस आते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, नेशन स्टेट इमर्ज होते हैं, इंस्पिरेशन लेती हैं दूसरी कंट्रीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर फ्रांस में नेपोलियन टुक ओवर कर लेता है। 1804 से 1815 तक नेपोलियन एरा चलता है। पूरे फ्रांस में वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, पूरे यूरोप में कब्जा कर लेते हैं और अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करते हैं। मॉडर्न प्रिंसिपल लाते हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, मॉडर्न एरा आता है जिससे यूरोप मॉडर्नाइज है। लेकिन जब यूरोपियन पावर नेपोलियन को डिफीट करती है तो कंजर्वेटिव टुक ओवर कर लेते हैं। 1815 में कंजर्वेटिव टुक ओवर करते हैं। 1815 से 1830 तक कंजर्वेटिव एरा चलता है। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लिबर्टी की बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश करते हैं। मिडिल क्लास इमर्ज हो जाते हैं और लोगों के अंदर डिसकंटेंट डेवलप हो रहा होता है। रेवोल्यूशनरीज 1813 से इमर्ज होते हैं। दिस मूवमेंट was led by liberal nationalists belonging to educated middle class elite, प्रोफेसर, टीचर, क्लर्क, बिजनेस क्लास के लोग होते हैं इसमें। ये इस रेवोल्यूशन को कैरी आउट करते हैं। पहला मूवमेंट फ्रांस में हुआ था 1830 में, जिसमें फ्रांस से बॉर्बन डायनेस्टी को हटाया जाता है और मेटरनिक ने कहा है कि व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। 1815 के बाद फ्रांस में लुइस फिलिप को राजा बनाया जाता था, लेकिन 1830 में वहाँ मोनार्च सिस्टम को बदलकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में बदल दिया जाता है। फ्रांस से जुड़ी हुई टेरिटरी है बेल्जियम, वो फ्रांस से इंस्पायर होता है, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था, जो इंडिपेंडेंट हो जाता है। वहीं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीस एक कंट्री है जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर है, जहाँ क्रिश्चियन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। ग्रीस को कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ग्रीस से क्रिश्चियन के सेंटिमेंट जुड़े हुए थे। अभी ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। वहाँ के रूलर्स ने ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ कोशिश करती थी ग्रीस को आज़ाद कराने की और वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाए। इसलिए ब्रिटेन के एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बायरन, जगह जगह जाकर उन्होंने फंड इकट्ठा किया और इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की। ऑटोमन एम्पायर के साथ एक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है, जो 1832 में हुई। इसके बाद से ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया और अब ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं रहा। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इस कॉन्सेप्ट ने यूरोप में नेशनल फीलिंग को इमर्ज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है नेशन बिल्डिंग में। जब तक किसी देश में लोग एक सेंटिमेंट्स, एक कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे या कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में नहीं देखेंगे, तो वो देश नहीं कहलाएगा। इसमें कोशिश की जाती थी कि कल्चरल रिफॉर्म्स के थ्रू एक आइडिया क्रिएट किया जाए नेशन का। सिर्फ टेरिटरीज को एक्सपेंड ना किया जाए। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। रोमांटिसिज्म, कल्चर, आर्ट और लिटरेचर पर फोकस करके लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करें। जो लोग रोमांटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, उन्हें रोमांटिक आर्टिस्ट कहा जाता है।
They criticized the glorification of reason and science and focused instead on emotions. रोमांटिक आर्टिस्ट का मानना था कि रीज़न और साइंस की जगह पर इमोशन पर और म्यूज़िक पर फोकस किया जाए. हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांस, ये पोलैंड का एग्जाम्पल है कि पोलैंड में किस तरीके से इन चीज़ों को, यानी जो फोक सॉन्ग्स थे, फोक पोइट्री थी या फोक डांस था, उसके द्वारा कैसे इमोशंस या नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ाई गई. तो कहता है किरोन कुरपिंस्की यूज्ड ओपेरा एंड म्यूजिक, फोक डांस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका टू सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल एंड नेशनल सिंबल. इसे पोलैंड में नेशनल सिंबल और स्ट्रगल को सेलिब्रेट करने में यूज़ किया जाता था. यूज़ ऑफ लैंग्वेज, पोलैंड का जो पार्ट रशिया को मिला तो रशियन अथॉरिटीज़ ने रशियन लैंग्वेज को थोपना उन पर शुरू कर दिया. पोलैंड के स्कूल में भी उनकी नेटिव लैंग्वेज पोलिश को नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ रशियन लैंग्वेज का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था. तो वहाँ के लोगों ने अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. यूज़ ऑफ पोलिश लैंग्वेज एज अ मोड ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. किस तरह से आप आर्ट फॉर्म की मदद से नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ा सकते हैं, और इस पीरियड ऑफ टाइम को रोमांटिसिज्म बताया गया है. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. मिड 19th सेंचुरी के समय में यूरोप में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जिससे गांव में रहने वाले लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट होने लगे. लेकिन शहर में आने के बाद भी उन्हें जीवन यापन करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी और वो अपने गुड्स को दूसरे देशों में इंपोर्ट कर रही थी, जिसके कारण लोकल इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था. ये सभी चीज़ें फ्रांस में एक अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर रही थी, जिसके साथ साथ फूड के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी. क्रॉप फेलियर के चलते फूड की डिमांड इंक्रीज़ होने लगी और उसके प्राइस बढ़ने लगे. इन प्रॉब्लम्स के कारण फ्रांस के लोग बहुत परेशान थे, जिसके कारण लोगों ने 1848 में रिवॉल्ट किया. लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम हिज पोजीशन. लुइस फिलिप को ज़बरदस्ती अपनी पोजीशन छोड़कर भागना पड़ा. द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल. 21 साल से ज़्यादा के सभी मेल को फ्रांस में वोटिंग राइट दे दिया गया. नेशनल असेंबली ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया. ये 1848 में हुआ था. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं सिलेशिया का, ये आपकी बुक में दिया गया है. यहाँ के एक गांव में मर्चेंट के खिलाफ 1845 में वीवर्स ने विद्रोह कर दिया, जो उन्हें कच्चा माल देकर फिनिश गुड्स ले जाते थे और पैसे कम देते थे. एक दिन वीवर मर्चेंट के घर पर हमला कर देते हैं और घर में रखी सभी चीज़ों को तोड़ देते हैं और ज़रूरी सामान व पैसों को लूट लेते हैं. और मर्चेंट जगह जगह छुपते और भागते रहते हैं. साथ ही आर्मी की शरण भी लेनी पड़ती है. सिलेशिया के पॉपुलर रिवॉल्ट का एग्जाम्पल है, जिसमें मर्चेंट और वीवर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, क्योंकि वीवर मर्चेंट के द्वारा पेड किए जाने वाले अमाउंट से खुश नहीं थे. दिस रेवोल्यूशन पैरेलल टू रिवॉल्ट ऑफ पुअर. जिस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ की बात की जाती है, या हम ये कहें कि कंट्री साइड में पुअर ने, पीजेंट्स ने, फार्मर ने जो रिवॉल्ट किया था, उस रिवॉल्ट के बराबर एक और रिवॉल्ट था लिबरल्स का. जो रिलेटिवली मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. दिस रेवोल्यूशन वॉज लेड बाय मिडिल क्लास मैन एंड वुमेन. उनकी इच्छा थी कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन. लिबरल मिडिल क्लास के लोग मोनार्च को अपोज करके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म
ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते थे, तो उसके लिए रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया जो 1848 का पॉपुलर रिवॉल्ट था, उसके साथ जो अधिकतर पीजेंट और फार्मर्स के द्वारा किया गया था। यहीं पे हम जर्मनी का एक केस देखते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। तो चलिए देखते हैं इसमें। जर्मनी के जो भी मिडिल क्लास ग्रुप थे उन सब ने डिसीजन लिया कि सभी पॉलिटिकल एसोसिएशन मिलकर फ्रैंकफर्ट जाती हैं। पर्शियन एम्पायर में एक जगह थी फ्रैंकफर्ट। मिडिल क्लास ग्रुप ने फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में एक बैठक का आयोजन किया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्विंस्ड एट सेंट पॉल चर्च and they voted for German National Assembly. 831 members drafted a constitution. उन्होंने वहाँ जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और राजा के सामने उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया। फ्रेडरिक विलियम IV, किंग ऑफ प्रशिया, रिजेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राजा की पावर को लिमिट किया जा रहा था। साथ ही दूसरे राजा और आर्मी ऑफिशियल किंग ऑफ प्रशिया का सपोर्ट कर रहे थे। फार्मर और पीजेंट ने मिडिल क्लास को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण राजा ने उनकी डिमांड को नहीं माना और जो रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता था वो फेल हो गया। जर्मन यूनिफिकेशन की पहली लहर यहाँ फेल हो जाती है। पोजीशन ऑफ वुमेन की महिलाओं की क्या स्थिति थी? जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी तब भी उनको विजिटर्स गैलरी में खड़ा किया गया, ना कि असेंबली में इन्वॉल्व किया गया। वुमेन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। सर्फडम और बॉन्डेड लेबर सिस्टम वर एबोलिश्ड एंड स्टार्टेड ग्रांटिंग कंसेशंस। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।